करेंगे। हाँ ओके। नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो हरियाणम नमो वज्रयाणम नमो हरियाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो साहुणम ऐसो पंचन मुक्तारो मुक्तारो तव पावपनासनो सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय ओके, सच्चिदानंद। अपना अभी पुरीनारायण जी, खुशी हाँ जी जम्बू सर से हम प्रेयर सुनेगा, डेली प्रेयर। ओके। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी आप कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही मैं करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। हाँ, नेक्स्ट टाइम अच्छे 2 दफा बोलना एवरी डे, तो अच्छा आ जाएगा। ओके। और हाँ। कल एक नया प्रेयर भेजा था स्टडी के बारे में, किसको आता है वो? मुझे आता है। ओके, तो आप बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो अंतराय और बाधाएं आते हैं, जो एब्स्ट्रक्ट्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन के ऊपर के आवरण टूट जाए और मैं ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकूं, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। ओह वेरी गुड। खुशी जम्बू सर, आपने तो बहुत हाँ। बड़ा काम किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके पुलिदान जी, हम थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा। तो बच्चे लोग, कल हम फ्राइडे भूल गया था, तो आज लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कैसे, आपको ऐसे बोलने का 3 गोल में से इम्प्रूवमेंट हुआ कि मोर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। ओके, क्या करने का नीड है, वही स्कोर कार्ड कुछ नहीं मांगता है। ओके ओके इतासी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, पढ़ने में मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। मीन्स के जो है वो चलना चाहिए, और दादा के ज्ञान में इम्प्रूवमेंट है और वो रहना चाहिए। वेरी गुड। तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट किया? हाँ। ओह वेरी गुड। ओके हिता दीदी। जय सच्चिदानंद।
मैंने हेल्थ में और स्टडी में मेरा जो गोल है, मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो चलना चाहिए। और दादा भगवान के ज्ञान में सत्साधन और मम्मी और दीदी के साथ के एडजस्टमेंट में अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। वेरी गुड। खुशी दीदी। तो विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मुझे उठने में इम्प्रूवमेंट चाहिए। स्टडी में मेरा अभी चल रहा है, इंग्लिश का मैंने कल से स्टार्ट किया, वो रेगुलर चलना चाहिए। फिजिक्स में हर रोज करती हूँ। और दादा भगवान के ज्ञान में भी मेरा अहम नहीं दुभाने का वो भी चलता है अच्छे से, वो भी चलना चाहिए। ओके खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में उठने में इम्प्रूवमेंट करना है। स्टडी में मुझे मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना है और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सत्संग दादा भगवान के ज्ञान में सत्साधन करने हैं। ओह वेरी गुड। तो अपना इतना अच्छा स्कोर आया तो भी मैथ में 100% लाने का है। ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे केमिस्ट्री में मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया है। मुझे अब इंग्लिश में करना है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और ये मुझे कंटिन्यू रखना है। और सत्साधन में और अच्छा हो इससे आप करना है। ओके आपको मालूम है ना कि सम्यक की मम्मी केमिस्ट्री पढ़ाती है, कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, वो सत्संग में कहा था। अच्छा प्रॉब्लम हो तो उसको फोन करने का। ओके देवम। ओके। सच्चिदानंद। मुझे स्टडीज में इम्प्रूवमेंट करना है कि मैं रोज डेली होमवर्क करूं और सत्संग में भी पोस्ट करूं। और हेल्थ में मुझे उठने में करना है क्योंकि मैं हर रोज लेट उठता हूं और दादा भगवान के ज्ञान में मेरा चल रहा है। ओके मोनिका। हाँ, मेरा हेल्थ में अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो चले कंटिन्यू करना है। और दादा भगवान के ज्ञान में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, उसे और ज्यादा करना चाहती हूँ। और स्टडीज में मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ था और अभी फिजिक्स में करना है। वेरी गुड। दादी दादी माँ। आज मैंने मम्मी का एग्जाम दबाया था। ओके खुशी। हाँ, मुझे स्टडीज में मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है और मुझे वो कंटिन्यू करना है। इंग्लिश में भी स्टडीज थोड़ी थोड़ी आती है अभी, वो भी कंटिन्यू करना है। और उठने में मुझे जल्दी उठना है, रोज सुबह जल्दी। और सत्साधन रोज मुझे 22 से 7 करती हूँ। ओके और सम्यक। मुझे हाँ बोलो 25 क्या हुआ। 18 कितना है। आउट ऑफ 25 मेरे हाँ 12 मार्क्स आते थे, 12 11 हाँ इतने तो आते अभी थे अभी। अभी अच्छा प्रेयर करो, अच्छा मेहनत करो। ओके हाँ, सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट है और स्टडी में और दादा भगवान के ज्ञान में इम्प्रूवमेंट लाना है। क्या लाने का है। हाँ क्या इम्प्रूवमेंट लाने का है। तो मेरे को स्टडी में तो एसएस थोड़ा पावरफुल करने का है और दादा भगवान के ज्ञान में सबका जगत कल्याण का काम करना है। ओके वेरी गुड। ओ खुशी जम्बू सर आप नेक्स्ट वीक बोलने का आपका आपका ठीक है। हाँ एक्सपीरियंस। प्रहर। जय सच्चिदानंद। मुझे मुझे हेल्थ में 6:45 को उठना है। मैं उठता हूँ और अभी भी कंटिन्यू करना है। दादा भगवान के ज्ञान में मुझे सत्साधन पूरे करने हैं। और हेल्थ में एक्सरसाइज भी करनी है। और स्टडीज में मुझे और सिंसियर बनना है। ओके वत्सल। जय सच्चिदानंद। मैं स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं जल्दी उठता हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। रोज मैं सत्साधन भी करता हूँ और एडजस्ट भी अब होता है दूसरों के साथ। ओके आप एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ी थोड़ी। हाँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का हेल्थ के लिए। ओके
रत्नी दादा और एक बात कहूँ, बोलो। मैंने है ना आज मुझे 5,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिली और बायजूस के सर्टिफिकेट भी मिला। ओह वेरी गुड, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या करेगा मनी का? मनी का मतलब वो ऑनलाइन क्लास में, वो ट्यूशन नहीं होते वैसे ऑनलाइन में। ना मैंने क्या 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 वो करेगा मनी? स्टडी में। ओह, और सेविंग अकाउंट में नहीं रखने का? नो, स्टडी क्या? में यूज करने का। वो तो पापा तो देगा ना स्टडी में तो। नहीं, खुद के पास रखूंगा ना तो दूसरे यहाँ पे फोन में ऐसे सब कुछ नहीं है। जो चीज मुझे हार्मफुल होगी वो लूंगा मैं, अच्छी नहीं। ओके, तो पापा को बोलो स्टडी का पैसा दे और ये 5,000 रुपया सेविंग्स अकाउंट खोलने का। तो उसका तो मालूम पर सीखने का भी मनी मैनेजमेंट। ओके वेरी गुड, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ऐसे ऐसे प्रगति थैंक यू। करो। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं मुझे स्टडीज में मैथ्स में इम्प्रूवमेंट लाना है, दादा भगवान के ज्ञान में होमवर्क पोस्ट करना है, और हेल्थ में मम्मी जो देती है वो खा लेती है। ओके, नेमिल। नेमिल। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट करना है, हेल्थ में भी करना है, और दादा भगवान के ज्ञान में आधा है, और मुझे सत्संग का होमवर्क पोस्ट करना है। ओके सत्संग हो जाता है। ओके वेरी गुड। दीपकानंद जी, आपको कुछ बोलने का है? बाद में पुलिस जी को बोलेगा। वेरी शॉर्ट, उनका प्रोग्रेस अच्छा है और उनके पीछे लगे रहे। हेल्थ में ग्रेजुअली ये जो सूर्य नमस्कार भेजा है ना, वो बहुत कंसोलिडेटेड एक्सरसाइज है। उसमें हमारे सारे शरीर में जो ग्रंथियां है, पोषक ग्रंथियां है, वो जागृत होती है, तो और हमारी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो ये लाइफ टाइम अगर हो जाता है, सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके पुलिस, आपने सुना, सबने इम्प्रूवमेंट किया है, मोर इम्प्रूवमेंट तो करने का। तो आप बात तो करिए थोड़ी मिनट। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि सबने पहली बात तो अपना प्रोग्रेस अच्छी तरह से मॉनिटर किया है, देखा है। और काफी बच्चों ने कहा कि मुझे पढ़ाई में या दादा भगवान के उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। हेल्थ में मोस्टली सबने रखा हुआ है। आपका वॉइस अच्छा नहीं आता है, थोड़ा कट होता है, नॉइज आता है। कट हो रहा है, हाँ, नॉइज आता है, नहीं नॉइज आता है। हाँ, आवाज आता है। हाँ अभी अच्छा है, अभी अच्छा है। अभी अच्छा है ना? हाँ, लो आवाज था। हाँ ओके, नहीं तो बस मेरे को सबका प्रोग्रेस तो अच्छा ही है। और आज मैं उल्टा कहूँगा, जिन जिन लोगों को ऐसा लगा कि इस बाबत में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, उसने दादा भगवान के उसमें इम्प्रूव करने को कहा, किसी ने पढ़ाई में कहा, किसी ने हेल्थ में कहा। इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आज, कि कुछ पूछना है तो कुछ हो सके तो मैं गाइड करूँगा। उन लोग हाँ का जी, तो गुलिराज जी, उन लोग ट्रैक करते हैं मोस्टली हेल्थ में उठने का प्रॉब्लम होता है उन लोग को। दैट इज अ कॉमन फैक्टर अमंग एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ द पीपल। वो है उठने के बारे में तो मैंने लास्ट टाइम भी काफी 2-3 टिप्स दिए थे हाँ कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं सुबह उठने के लिए। रात को सोना टाइम से, कुछ बहुत थकावट के साथ नहीं सोने का, यानी कि मैंने मोबाइल या टीवी देखा और फिर मैं सो गया। एंड फिर निश्चय सुबह उठने से क्या फायदा होगा, या आज उठ के मेरे को इतना इतना काम करने का है, ये अपने माइंड में दोहराओगे तो उठने का जो मोटिवेशन है, प्रोत्साहन है, वो अच्छा हो जाएगा।
और आलस वाला भाग जो मन में से विचार आता है वो भाग निकल जाएगा। मुझे कुछ करना है, इससे मुझे फायदा होगा। सुबह उठ के मेरे को ये काम करना है, तो ये अगर अपने आप मन में लाओगे, भले पढ़ाई का ना हो, कुछ और भी हो, आज मेरे को ये करने का है, तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ने के बाद हम टूट जाते हैं। टूटने के लिए हमें एक उत्साह अपने आप को बताने का, उससे उठने में चला आएगा। Your और sound is not क्या है coming कि out good. Deepakan ji? Yeah, Pulyanji, I feel remove the Bluetooth. वो इसके वजह से आता होगा, बराबर Yes, नहीं आ yes, रहा है yes, आवाज। that possibility is there. हाँ, तो ये वो तो जो अगरू छे मारे नहीं, एक मिनट, you go to the audio setting. Go to the audio setting. ऑडियो सेटिंग में किसी को कुछ किसी को क्वेश्चन है किसी को? हाँ मेरा है। हाँ बोलिए खुशी। हाँ कि मैं जब सोती हूँ रात को नींद आ जाती है और मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ तो उठ जाती हूँ और मुझे 8 to 9 के बीच में फिर से नींद आने लग जाती है। हाँ, सुबह कितने बजे उठते हो आप? 6:30 पे ओके, या फिर 6:30 इज नॉट टू अर्ली। रात को सोने में कितना हो जाता है? रात को 10:30 पे सोती हूँ। कितना? 10:30। ओके, दैट इज आल्सो रीजनेबल। अच्छा, और 6:30 को उठने के बाद आप क्या करते हो उसके बाद? ऊपर जाकर वॉकिंग एक्सरसाइज करती हूँ ओके, और मेरी नमस्कार विधि करती हूँ। ओके, हाँ तो लेकिन एक्चुअली अगर इतना उठने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो नींद नॉर्मली आना नहीं चाहिए। फिर चाय नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह? ब्रेकफास्ट 9 to 10 के बीच में करती हूँ। तो 8 बजे नींद आती है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, 8 के 9 के बीच में। टेक बाथ एंड कंटिन्यू सम फिजिकल वर्क, तो नींद चली जाएगी। फिर वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नॉर्मली देयर इज नो रीजन फॉर के नींद आने को कोई कारण नहीं है। रात को इनफ स्लीप है, सुबह इतना जल्दी उठते नहीं हो, एंड स्पेशली इफ यू डू एन एक्सरसाइज एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक शुड बी unless there is some deficiency in somewhere, any check hemoglobin or some nutritional, some vitamins are less or something, तो ये सब होने की संभावना है। हेमोग्लोबिन चेक करने की करो, कभी कभी लो हेमोग्लोबिन होता है तो दिस कैन हैपन। Pulyanji, does she feel sleepy after breakfast or before breakfast? ब्रेकफास्ट के पहले। She takes breakfast at 9 or 10, between 9 and 10, and she feels sleepy at 8 o'clock in the morning. ऐसा है ना? हाँ, so then I think anemic या ऐसा कुछ होगा, because physiologically I don't think there's any else. There is something, some vitamins or hemoglobin. Typically hemoglobin low होता है तो ये नींद वाला चैप्टर आ जाता है। मैं उस समय फ्री हो जाती हूँ, कुछ भी काम नहीं होता है। तो generate some work and non-reading work, पढ़ाई वाला काम मत करो, दूसरा कुछ करो। तो पढ़ोगे तो वापस आंख गहरे जाएगी, तो फिर वापस नींद की संभावना है। Either you say कीर्तन भक्ति और some पद और घर का कुछ काम करो, या some physical work, you know, या फिर पानी या शरीर का उपयोग है। डाइवर्जन करने से one of the possibilities की नींद नहीं आएगी। या तो फिर would it be okay if you take breakfast at that time? It is suitable. रेडी नहीं होता होगा, राइट, आई नो। So I think nutritional wise थोड़ा देखना पड़ेगा, otherwise I really don't see other way. ये पहले से है कि अभी है? पहले से हुआ है। हाँ बस, तो it could be a nutritional deficiency. हेमोग्लोबिन चेक करवा लो, ब्लड टेस्ट में होता है। Okay, जय सच्चिदानंद। नेमियो? हाँ, मेरे को क्वेश्चन है। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो क्या करने का?
कौन से टाइप के नेगेटिव थॉट आते हैं? मेरे को आज दोपहर को ऐसा थॉट आया कि पढ़ा हुआ तो कुछ काम का नहीं आता, कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है। कुछ पढ़ने का नहीं, ऐसा क्यों थॉट आया? ऐसे ही अचानक ही आ गया। हाँ, तो निकाल देने का उसको। नहीं, मुझे पढ़ने का ही है, मुझे होशियार बनने का है, मुझे आगे बढ़ने का है। रोज प्रेयर तो बोलते हो कि मैं पढ़ाई में ऐसा करूँ, ये करूँ, जो प्रेयर इतने बोलते हो आप, और नेगेटिव थॉट आया तो उसको हटा देने का बस। नहीं, मुझे ये पढ़ने का है, मुझे इतने मार्क्स लाना है, कुछ एक टारगेट बनाओ, यू वांट टू अचीव, कुछ आगे बढ़ना है। बस तो ये नेगेटिव थॉट को कैंसल करके मुझे ये करने का है, उसका ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट करने का, उसका उल्टा पॉजिटिव थॉट करने का, तो उसके असर से मुक्त हो जाओगे, नेगेटिव थॉट के असर से मुक्त हो जाओगे। ओके, बताना बाद में कैसे होता है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद पुलिंग दादा। जय सच्चिदानंद पुलिंग दादा। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जी। हाँ, जय प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी जो है वो हम बार बार यूज करते हैं, रिलेटिव। तो ये रिलेटिव मुझे समझना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब रिलेटिव ही है। तो फिर उसको रिलेटिव को मुझे रिलेटिव कैसे समझना, क्योंकि वो बहुत सारा रियल लगता है। हाँ, रिलेटिव कैसे कहेंगे एग्जैक्टली दादा के अंतरराष्ट्रीय मुझे? I mean, you can be in, it is Hindi today, right? हिंदी, यस। हाँ, हिंदी। नहीं, अच्छी बात है, ये एक प्रश्न अच्छा है। मुझे एक दादा भगवान की छोटी सी बात याद आती है। मैं जरा गुजराती में थोड़ा पढ़ता हूँ। जेनो व्यवहार व्यवहार छे तेनो निश्चय निश्चय छे। आपने रिलेटिव बोला ना, रिलेटिव यानी अगर गुजराती में बोलूँ तो व्यवहार दृष्टि या व्यवहार, और रियल यानी परमानेंट या आत्मा। तो यहाँ पे दादा का एक वाक्य है कि जिसका व्यवहार व्यवहार है वास्तव में, उसका निश्चय निश्चय है। निश्चय यानी आत्मा। और वास्तव में जो रिलेटिव की हम बात करते हैं, रिलेटिव वो आता कब है? रियल प्राप्त होने के बाद रिलेटिव शुरू होता है। दादा कहते हैं व्यवहार शुरुआत तो निश्चय प्राप्त કર્યા પછી જ થાય। निश्चय यानी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये दृष्टि प्राप्त होती है, तब पता चलता है कि आत्मा के सिवाय बाकी का क्या है, तो रिलेटिव है या व्यवहार है। आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है तो सब कुछ वो सही लगता है, रिलेटिव भी रियल ही लगता है, भाई ये ट्रूथ है, ये सही है, एब्सोल्युटली राइट है ना। सो हमारी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव निश्चय प्राप्त होने के बाद शुरू होती है। ये तो मैं खाली शुरुआत बोलता हूँ, रिलेटिव क्या है, आई एम कमिंग टू दैट, बट स्टार्टिंग कहाँ से आती है जी? हमारे लिए रिलेटिव का महत्व आया कहाँ से? तो कि रियल प्राप्त किया, निश्चय प्राप्त किया, आत्मा प्राप्त किया, इसलिए अभी बाकी का जो बचा है वो रिलेटिव है। और ये रिलेटिव है यानी मन वचन काया है, और उसके साथ एसोसिएटेड बाहर का जो व्यवहार है, ये सारा रिलेटिव है। ऐसा हमें महसूस होगा तो हम निश्चय में और भी पक्का हो सकेंगे। ये कृपा से प्राप्त हुआ है ना, इसलिए रिलेटिव भी थोड़ा थोड़ा डिफॉल्ट में सही लगता है। मैं ही पुलिन हूँ, मैं इसका फादर हूँ, ब्रदर हूँ, मदर हूँ, सिस्टर हूँ, ऐसा आ जाता है तो रिलेटिव रियल लगता है। इसलिए फिर वो शुद्धात्मा वाला भाग, निश्चय वाला भाग थोड़ा निकल जाता है, जागृति थोड़ी कम हो जाती है। सो रिलेटिव को अगर अच्छी तरह से समझना है तो पहली बात तो क्या है कि रिलेटिव इज टेम्पररी। ये रिलेटिव जो भी है, आत्मा को छोड़ के सारे चीज टेम्पररी है। ये रिलेटिव खाली एक संयोगों का एक मिलन है, मिलन। इट इज एसोसिएशन ऑफ ऑल संयोग, सारे सर्कमस्टेंसेस अलग अलग प्रकार के। हम बचपन है, फिर यूथ आता है, फिर बुढ़ापा आता है, पढ़ाई होती है, शादी होती है, अलग 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 संयोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये पूरा एक संयोगों का एक मिलन है ये, और ये टेम्पररी है एंड इट इज एवर चेंजिंग।
सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है ना कि पूरा रिलेटिव है, वो निरंतर परिवर्तनशील है। हम देखते हैं हमारा शरीर भी पूरा परिवर्तनशील है ना, एज बढ़ती है, बाल सफेद होते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है, कांस्टेंट चेंज जी। और तत्व दृष्टि से भी दादा भगवान ने क्या बताया कि ये ब्रह्मांड में 6 अविनाशी तत्व है, 6 अविनाशी तत्व, बराबर है, और वो निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। शुद्ध परमाणु तत्व भी वो ज्वाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये सारे तत्व और ये संयोगो वियोगी स्वभाव के हैं। बिगेस्ट सेकंड पॉइंट टू बी अंडरस्टूड व्यवहार में, रिलेटिव में, तो ये जो संयोग है वो वियोग होने वाला है। एवरी सिचुएशन इज जस्ट गोइंग टू चेंज। नदी का पानी कैसा बहते रहता है ना, वैसे ये सारे संयोग बहते रहने वाले हैं। तो व्यवहार यानी रिलेटिव को समझना है तो पहली बात कि ये टेम्पररी है, हर एक संयोग बदलने वाला है। यानी आज मेरा पुण्य का उदय है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सब अच्छा चल रहा है तो वो भी टेम्पररी है, और पाप का उदय है तो वो भी टेम्पररी है ना। पाप का उदय भी जैसे लोक में एक ऐसी वो बोलते हैं ना कि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन आने वाला है, अंधेरा है तो उसके बाद उजाला आने वाला है। तो अगर प्रतिकूल संयोग है तो अनुकूल संयोग आने वाले हैं। तो एक अपने को रिलेटिव में ये एक थोड़ा हेल्प रहता है, और सब कुछ अनुकूल है तो समझना ये भी चेंजिंग है, पता नहीं कब चेंज हो जाए। यानी हम उसके अंदर अटैच नहीं हो जाते, हम उसमें अटक न जावे। और अगर हम अटैच नहीं होते हैं तो हम सेपरेट रहते हैं, और सेपरेट रहते हैं तो ज्ञाता दृष्टा वाला भाग है, निश्चय वाला भाग है, वो आ जाता है। तो रिलेटिव रहेगा कि इट इज टेम्पररी, वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो निश्चय मेरा जो स्वरूप है वो निश्चय भी हमारा पक्का रहेगा। सो फर्स्ट थिंग, ये पूरा रिलेटिव जो है वो टेम्पररी है, इट इज एवर चेंजिंग, निरंतर परिवर्तनशील है, और अपने आप परिवर्तन होने वाला है, करना भी नहीं पड़ेगा। संयोग वियोग होने वाला है। अभी ब्रीफली ये आज का सत्संग है, ये कुछ समय के बाद वियोग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। कोरोना का क्राइसिस नहीं था, कोरोना का क्राइसिस आया है तो एक समय आएगा जब वो भी चला जाएगा। तो अपने आप हो रहा है, सी इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन, दैट्स द बिग ब्यूटी ऑफ इट। इसलिए दादा बोलते थे संयोगों को हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वियोगी होने वाले हैं। तो प्रतिकूल संयोग में ये ज्ञान, ये समझ अपने को बहुत हेल्प करेगी कि भाई ये इट इज एनीवे गोइंग टू चेंज, है ना। सो इट इज टेम्पररी। एंड दूसरा बात क्या है कि ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य यानी अगर मैं किसी की शादी हो जाती है, उसको बच्चे पैदा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बाप या माँ बन जाता है। तो ये है, बच्चे है तो माँ बाप बन जाते हैं, बच्चे नहीं है तो माँ बाप नहीं बनते, है ना। सो ये सापेक्ष है, बच्चे है तो आप माँ बाप है, बच्चे नहीं है, शादी नहीं है तो आप माँ बाप नहीं है। सो पूरा रिलेटिव जो है ना, वो एक रिलेटिव सत्य है, वो परमानेंट सत्य नहीं है। अभी आज फॉर एग्जाम्पल अभी सत्संग चल रहा है तो इंडिया के अनुसार अभी रात है, तो मैं बोलूंगा अभी अभी क्या है, तो अभी रात है, सो दैट इज परफेक्ट। अभी रात है वो परफेक्ट है, बट इज इट परमानेंट? नहीं, टेम्पररी है। तो सत्य है लेकिन वो रिलेटिव सत्य है, ऐसा समझना है। पूरा रिलेटिव इज रिलेटिव सत्य है, इट्स नॉट अ ट्रूथ फॉर ऑल। सनातन सत्य क्या है कि भाई मैं आत्मा हूँ, ये जो अविनाशी तत्व है वो सनातन है, वो अनचेंजेबल है, वो हमेशा ऐसा रहेगा। सो एक तो इट्स टेम्पररी, निरंतर परिवर्तनशील, एंड ये हमारा जिसको हम सत्य मानते हैं वो भी एक रिलेटिव सत्य है। मैं तेरा बाप हूँ, तुम्हें मेरा सुनना चाहिए, भाई ऐसा जरूरी नहीं है, वो रिलेटिव। इस जन्म में तुम बाप हो, क्या थे। सो दिस इज वन वे ऑफ, अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये व्यवहार। तीसरा व्यवहार समझने का क्या है कि जो हमने किसी को दिया है वो ही हमारे पास वापस आएगा। दूसरों शब्दों में जो हमने कॉजेस किए हैं वो कॉजेस के इफेक्ट आने वाले हैं। मैंने किसी को सुख दिया है तो मुझे सुख मिलेगा, किसी को दुख दिया है तो दुख मिलेगा। यानी ये हमारा ही प्रोजेक्शन है,
रिलेटिव टेम्पररी है, चेंजिंग है, तो उसका निर्माण किसने किया है? वो जनरेटेड दैट, हमने ही किया है। हमने जिस प्रकार से उसको कॉज डाले हैं उस प्रकार से आएगा। इसलिए हमने जो दिया हुआ है पिछले अवतार में, क्या कॉज डाले हैं, तो उसका हमको वापस रिजल्ट मिलेगा। ये एक समझ हमें बहुत हेल्प करेगी रिलेटिव समझने में, कि जो आ रहा है मेरे साथ या मेरे पास आया है व्यवहार में, वो मेरा ही दिया हुआ मेरे सामने आया है, मेरा ही प्रोजेक्शन है। मैंने अगर लोगों की बहुत सेवा की है तो मेरी कोई सेवा करने वाला मिलेगा, और मैंने लोगों की सेवा नहीं की है तो मेरी सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। और फिर अगर मैं कंपेयर करूँ कि दूसरा का ऐसा है या मेरा नहीं है, तो उसमें जवाब आ जाता है कि जो दिया है वो ही आएगा। किसी के पास 2 भाई है, एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कि जिसके पास पैसा है तो उसने जरूर कुछ ऐसे पुण्य का उपार्जन किया है, बहुत सुख दिया होगा दूसरों को, पुण्य उपार्जन, तो आज उसको लक्ष्मी का योग अच्छा है। और जिसको लक्ष्मी का योग नहीं है तो उसने इतना पुण्य नहीं जमा किया होगा, हो सकता है कुछ गलत काम भी किए हो, तो इसलिए आज उसको वो नहीं प्राप्त हो रहा है। जो हम दिया है उस वही हमको रिटर्न आता है। ये हमारा ही प्रतिबिंब है एक प्रकार से, इट इज अवर रिफ्लेक्शन, तो व्यवहार को समझना है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। कभी कभी उसमें क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको फल नहीं मिलता है, यानी हमको या तो हमको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है। यश नाम कर्म अगर नहीं है तो यश नहीं मिलेगा, और कोई यश नाम कर्म लेके आया तो उसने नहीं किया तो भी उसको बोलते नहीं आपके वजह से मेरा ये काम हो गया। तो एक कर्म का एक फल है, जो आज रिलेटिव है वो एक फल है। फल जो हमने कॉज डाले है, कर्म के बीज बनाया है, उसका फल है। तो रिलेटिव को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो अभी करने का क्या, अभी चलो ये सब समझ में आया, इट इज टेम्पररी, ये मेरा ही प्रोजेक्शन है, अभी मुझे आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, मुझे मोक्ष जाना है। तो करने का क्या है, तो कि व्यवहार को व्यवहार ही रखने का है, यानी उसमें उपलब्ध हो जाने का, सुपरफ्लुअस। अभी आज जो प्राप्त मन वचन काया है, आज जो व्यवहार है उसका निकाल करना है। और निकाल करने में अगर मैं सुपरफ्लुअस रह सकता हूँ तो मुझे हरकत नहीं है। और सुपरफ्लुअस कैसे रहने का, उसका दादा बोरकान का एक अच्छा एग्जांपल है कि एक छोटा स्टेशन होता है, बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं, छोटा सा गांव का स्टेशन होता है, और उस स्टेशन का अगर रेलवे मास्टर है तो वो क्या करेगा, वो जैसे भी कोई ट्रेन आने वाली है तो उसको लाल झंडी या नीली झंडी दिखाएगा और जाएगा। वो बोर्ड में लिख देगा कि ये ट्रेन गई या ये ट्रेन इतनी लेट आने वाली है। दिन में 3-4 ट्रेन जो भी आती होगी वो स्टेशन पे, तो खाली ऑब्जर्व करता है इतनी ट्रेन आई और इतनी ट्रेन गई। कोई ट्रेन लेट आई तो उसको इतनी असर नहीं होती है, तो वो सुपरफ्लुअस है, उसको खाली ड्यूटी करने, भाई इतनी ट्रेन आई और इतनी ट्रेन गई। उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में सुपरफ्लुअस रहना है। इतने संयोग आए और इतने संयोग गए, कुछ संयोग अच्छे थे, कुछ संयोग खराब थे। हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, नर्स है या दूसरा लोग है, उनको पेशेंट के प्रति कितना लगाव रहता है। उनको तो रोज का है, पेशेंट आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते हैं, तो वो भी सुपरफ्लुअस है ना। भाई आज चलो ये 18 नंबर की रूम में ये पेशेंट आया है, ये पेशेंट बहुत बूमा बूम करता है, कभी बोलेंगे नहीं ये पेशेंट अच्छा है, ये पेशेंट शांति से सुनता है, ये पेशेंट बहुत तकलीफ देता है। सो सुपरफ्लुअस, आया है गया, ये आया है गया है ना। सो इस प्रकार से अगर हम हमारे रिलेटिव को भी सुपरफ्लुअस अगर ले सकते हैं तो उसकी असर नहीं होगी। सुपरफ्लुअस रहने का भावार्थ क्या है, इसकी जरूर कहाँ है, तो कि हमको असर नहीं होती है, हम उसमें जो तन्मयाकार हो जाते हैं और इसको रियल मानते हैं। मेरा बच्चा आज जब भी सुनता नहीं है तो आगे जाके भी नहीं सुनेगा तो क्या होगा। हम वो एक्स्ट्रापोलेट जो करते हैं, वर्तमान संजोगों को खींच के आगे भी ऐसा होगा, वो नहीं होगा। भाई आज है, संयोग बदल सकते हैं, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है, तो अच्छा भी हो सकता है। अगर मैं सुपरफ्लुअस हो जाऊं तो फिर मुझे उसकी असर नहीं।
तो रिलेटिव को हम रिलेटिव रख सकेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज हमें सुपरफ्लुअस होना है, जिसको उपलब्ध बोलते हैं। और ये करने के लिए इट्स नॉट इजी, बोल तो देता हूँ बट इट्स नॉट सो इजी। तो वन ऑफ द एक उपाय ऐसा है कि अगर हम उसको डिवैल्यूएट करते हैं, उसका महत्व हमारी नजर में घटा देते हैं। व्यवहार को डिवैल्यूएट नहीं करना है, उसका महत्व मेरी नजर में क्या है वो मैं अगर कम कर देता हूँ, उसका महत्व घटा देता हूँ, तो मुझे असर नहीं होगा, है ना। कभी क्या है कि मेरे को पैसा बनाने का है, अभी पैसा बनाने मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो मेरा सारा जागृति उसमें बह जाएगी और मेरा उसका महत्व मैंने घटा दिया कि पैसा बनाने का है, प्रयत्न करूंगा, जितना मिला उतना ठीक है, तो मुझे उसमें इसको प्रेशर नहीं आएगा, मुझे इसकी असर नहीं होगी। अगर हम डिवैल्यूएट कर देते हैं तो हम सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, प्रयत्न भी रहते हैं और जो अगर सक्सेस नहीं गए तो उसकी असर नहीं होती। और जितना जितना हम व्यवहार को डिवैल्यूएट करेंगे उतना हम निश्चय का वैल्यू कर सकेंगे और निश्चय में रह सकेंगे। ये रिलेटिव को समझना क्यों है? ताकि हम रियल में रह सके, ताकि हम आत्म जागृति में रह के उसका लाभ ले सके। हम व्यवहार में रहते हुए भी व्यवहार की असर हम पे ना आए। हम सबकी गोल एक है, व्यवहार में तो रहना है, लेकिन उसकी जो असर आती है, उसका जो दुख आता है, तकलीफ होती है, या तन्मायकार होता है। अच्छे संयोग होते हैं तो तन्मायकार होता है और गर्वरस बढ़ जाता है, मैंने ये किया ने वो किया। तो असर वाला भाग, पाप या पुण्य, दोनों में कम हो, इसलिए हमको ये रिलेटिव को समझना है। और हम ही समझ पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमें आत्मदृष्टि या रियल प्राप्त हुआ है। तो व्यवहार जितना मैं समझ पाऊँ उतना मैं निश्चय में रह सकूंगा। तो जितना मैं उसका डिवैल्यूएट करूंगा तो उतना मेरा निश्चय की मुझे कीमत बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा भी है, निश्चय का मेरे लिए महत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, नहीं आत्मा में रहने का है, आत्म जागृति बढ़ाने की है, मोक्ष ही जाने का है, जितना मेरे नजर में मेरा निश्चय का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा तो व्यवहार का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। और व्यवहार का इम्पोर्टेंस कम हो गया तो और भी मुझे निश्चय में रहने में सहायता होगी। तो निश्चय में न रहने देने का जो डिस्चार्ज भरा हुआ माल है हमारा प्रकृति का और बाहर के संजोगों का, अगर उसका हम महत्व कम कर देते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने एक पेपर में एक थोड़ा सा एक स्पीकिंग ट्री करके आता है इंग्लिश में, वो आर्टिकल पढ़ा था कि आजकल के लोगों को, आज के समय में लोगों को बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रेस इज के ओवर एम्फसिस ऑन द रिजल्ट और आउटकम ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम जो काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम आने वाला है उसके ऊपर हमारा बहुत भार रहता है। मुझे पैसा कमाने का है, मुझे ये करने का है, आज मेरा सत्संग अच्छा होगा कि नहीं होगा, मस्त सत्संग होना चाहिए। अगर मैं उसके ऊपर इतना भार रखता हूँ और उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। परिणाम के ऊपर अगर बहुत विशेष हमारा महत्व रहता है, भार रहता है, तो हमें तकलीफ होती है। और दूसरा डर रहता है, मुश्किल का डर रहता है, तकलीफ आएगी तो डर रहता है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, डर, तो हम व्यवहार से डर जाते हैं। दादा ने कहा बोला, शूरवीरता रे लाओ जो कार बनो ना कोई दी कष्टों से रख। तो व्यवहार में अगर डर आता है, सॉरी मुश्किलें आती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आया तो आया, हमारा ज्ञान के हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, कि प्रतिकूल आते हैं तो उसको तप में ले जाने का। तो अगर हम तप का पाया मजबूत करते हैं, देखा जाएगा, तो भी हमको व्यवहार की असर नहीं होती। सो ये दो फैक्टर्स भी काम करते हैं व्यवहार को डिवैल्यूएट करने में या उसका इम्पोर्टेंस हमारे नजर में घटाने के लिए। और ये सब में हमारी बुद्धि एक वन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। बोल तो दिया डिवैल्यूएट, बट इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा भरा हुआ माल में से एक जो हमारे डिजाइन होती है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये सही, वो पोतापणु जिसको बोलते हैं, वो पोतापणु ब्लॉक कर देता है।
नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो ये पोतापणु भी हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर हमारा पुरुषार्थ रहेगा तो व्यवहार डिवेल्यूट होने में हमको सहायता करेगी। सामान्य तौर से हमारी डिस्चार्ज होती, दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो डिस्चार्ज हो रही हुई बुद्धि जो है, हमारी विपरीत बुद्धि जो डिस्चार्ज है, वो भी हमको कभी ब्लॉक करती है। इन द सेंस बुद्धि का एक ही काम है, नफा नुकसान दिखाना। और मेरे तो ऑब्जर्वेशन है कि वो नफा नुकसान भी दिखाती है और बहुत बार ये सही है ये गलत है, राइट एंड रॉन्ग में जाती है ना। और ये अच्छा है और ये बुरा है, ओपिनियन दे देती है ये अच्छा है या बुरा है। तो अगर जितना जितना ये ओपिनियन वाला भाग रहता है ना, तो समझने का ये बुद्धि के चश्मे से मेरा सब व्यू चल रहा है। हमारा सारा व्यवहार जब हमारे पास आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं थी तो बुद्धि के प्रकाश से ही हमने किया। हर इंसान, फॉर दैट मैटर, हर इंसान या तो बुद्धि के प्रकाश से चलता है या तो उसके जो लाई हुई सूझ है उसके हिसाब से चलता है। हर इंसान को कोई ना कोई लाइट से चलता है। Either he goes by his own सूझ जो दर्शन का है वो कुदरती बख्शिश है, वो हेल्पिंग है, या तो बुद्धि से चलता है भाई ये करूँ या नहीं करूँ, है ना। तो ये जो जूनी आदत है ना बुद्धि के प्रकाश से चलने की, वो कभी कभी हमको ब्लॉक कर देती है और हमको व्यवहार का इम्पोर्टेंस बता देती है। नफा नुकसान व्यवहार का ही नफा नुकसान है ना, विपरीत बुद्धि है। तो वो सत्संग में रह के आज्ञा का पालन करने से सम्यक हो रही है, सवड़ी हो रही है। तो ये सम्यक बुद्धि आत्मा का नफा नुकसान या मुक्त का नफा नुकसान बताएगा। लेकिन अगर ये व्यवहार भाग चल रहा है तो समझना कि जी विपरीत बुद्धि का प्रभाव चल रहा है, तो उसके ऊपर वॉच रखने का है और उसको सुनने का नहीं है। सुपरफ्लुअस बनने के लिए, पोतापणु से मुक्त होने के लिए अगर बुद्धि बाधक बनती है तो ये, अदरवाइज कोई भी काम करना है तो बुद्धि के चश्मे के पास फिल्टर होके ही फिर डिसीजन आता है। और जब ये हर चीज बुद्धि के थ्रू आता है ना तो सहजता नहीं रहती है, डखोडखल हो जाती है, बुद्धि का ब्रेक लग जाता है, तो हमारी सहजता टूटती है। और सहजता टूटती है फिर तो वो रिलेटिव का जो डिवैल्यूएशन वाला भाग है वो थोड़ा अटक जाता है, समझना ना। उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, वन अदर थिंग इज रिलेटिव में, हमारी जो प्रकृति है, अगर प्रकृति में कोई अच्छा गुण है तो हमें लगता है कि सामने वाले ने भी ऐसा ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को अगर टाइम देता हूँ 4 बजे का, तो मैं ऑन द डॉट 4 बजे पहुँच जाता हूँ, ऐसी मेरी प्रकृति है। तो मेरी एक अपेक्षा बन जाती है सामने वाले ने भी ऐसा ही करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता है। और अगर वो टाइम पे नहीं आता तो मेरा परिणाम ऊपर ऊंचा नीचा हो जाता है ना। मैं टाइम से उठता हूँ सुबह, शाम सबने उठना चाहिए, इतना लेट कहाँ उठता है। मैं कोई लास्ट मोमेंट पे काम नहीं रखता हूँ, मेरा प्लानिंग होता है, कोई चीज़ खत्म होने से पहले मैं ला के रखता हूँ। आई डोंट रन अराउंड एट द लास्ट मोमेंट। और अगर दूसरा करता है तो अरे यार आई एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा करे, और नहीं करता है तो मुझे तकलीफ हो जाती है। तो ये व्यवहार की जो असर होती है, क्योंकि हम उसको परमानेंट मानते हैं और हमारी एक अपेक्षा बिल्डअप हो जाती है ना। व्यवहार का एक देयर सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्यवहार जो हमको निश्चय में रहने में बाधक बनता है। बाकी थोड़ी देर के बाद ज्ञान या जागृति हाजिर हो जाती है, लेकिन न होने में ये एक कुछ प्रकार की सम एस्पेक्ट्स ऑफ व्यवहार बात कर रहा हूँ। तो मेरे में जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले ने भी ऐसा करना चाहिए। और कभी कभी थोड़ा वो नहीं करें तो सुपीरियर होता है। अपना तो 4 बजे बोला ना, अपन 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, अपना तो ऐसा है। मैंने किसी को काम बोला तो करता हूँ, नहीं तो अपन नहीं करता है, या तो मैं ना बोलता है तो करता हूँ। तो कभी कैफ आ जाता है, थोड़ा गर्व रस आ जाता है। गर्व रस आया तो व्यवहार में अटके, और व्यवहार में अटके तो निश्चय से दूर हो गए। या तो निश्चय में पक्का रहने के लिए व्यवहार में सुपरफ्लुअस होना जरूरी है। फाइल नंबर 1 का जो डिस्चार्ज है उसको देखना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। अभी देखना है ज्ञाता दृष्टा रहना यानी आप उसमें तन्मयाकार नहीं हो, या तो तन्मयाकार हो या तन्मयाकार नहीं हो। तो ये सारी चीज तन्मयाकार कर देती है। तन्मयाकार नहीं होना है
तो ये समझ से हम उसको सेपरेट रह सकते हैं, और सेपरेट रहे तो ही हम ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं, और ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो ही निश्चय में है, हम ऐसा कह सकते हैं। समझे ना? हाँ। इसीलिए ये प्रकृति का मेरा जो सद्गुण है वो दूसरों में भी होना चाहिए, ऐसी अगर अपेक्षा है तो वो एक मतभेद का कारण है, और फिर हमको प्रकृति में रखता है या रिलेटिव में रखता है। हम सबको मोक्ष जाना है, हम सबको निश्चय में रहना है, लेकिन रक्षण तो प्रकृति का ही होता है। रक्षण तो मेरे व्यू पॉइंट का ही होता है, मेरी समझ का रक्षण करता हूँ, मेरी समझ सही है, मेरा व्यू पॉइंट सही है। अगर इसका रक्षण रहा तो हम हमारे व्यू पॉइंट से नहीं छूट सकते, हमारी प्रकृति से नहीं छूट सकते, और नहीं छूट सकते तो फिर आत्मा में रहने के कितनी मुश्किल बात हो जाएगी। इसलिए आत्मा में रहने के लिए भी इसको बहुत जरूरी है कि ये रहने। अभी बोलने का तो अच्छा है, लेकिन सामने वाला का भरेला व्यवहार तो चलेगा, वो अपने व्यवहार से चलेगा, मैं अपने व्यवहार से चलूंगा, दोनों का मिसमैच होगा। तो दादा भगवान क्या करते थे? कोई क्रोध कर रहा है, कोई लोभ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, दादा बोले मुझे क्या ज्ञान हाजिर रहता है, दादा के शब्दों में, कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो नहीं कर रहा है, उसका भरा हुआ माल उसके पास ये करवा रहा है, उसके अंदर जो भरा हुआ क्रोध मान माया लोभ है वो उसके पास ये करा रहा है, वो मजबूर है। ऐसे उनको निरंतर जागृति रहती थी। तो ये जागृति अगर हमें भी आ जाए, वो नहीं कर रहा है, उसका भरा हुआ माल कर रहा है, तो उसके प्रति द्वेष नहीं होगा, उसके व्यवहार के प्रति द्वेष नहीं होगा, और व्यवहार में हम फिर सुपरफ्लुअस रह सकेंगे, तो हमें उसके अंदर शुद्धात्मा दिखाई भी देगा। नहीं तो वो व्यवहार ही दिखता है तो शुद्धात्मा तो बाजू में रह जाता है, और शुद्धात्मा मार ठोक के मैं देखता हूँ, लेकिन व्यवहार आ गया और उसका महत्व बढ़ गया तो वापिस वो अभाव तिरस्कार ये सब चालू हो जाता है। इसलिए अगर मुझे ये समझ में आए कि वो नहीं कर रहा है, उसकी प्रकृति या भरा हुआ माल कर रहा है, तो मैं फिर उसके लिए सुपरफ्लुअस रहूंगा, और सुपरफ्लुअस रहूंगा तो स्यादवाद वाणी वर्तन मनन जो है वो सब चालू रहेगा। अभाव तिरस्कार न करने की शक्ति हो वो ऑटोमेटिक हाजिर हो जाएगी, है ना? टकराते हैं कभी कभी व्यवहार में, हम किसी का मतभेद होता है तो दादाजी बोले अगर आप किसी के साथ टकराए ना तो आप भीत के साथ टकराए उसके बराबर है, दीवार के साथ टकराने के बराबर। जैसे दीवार के साथ इंसान कब टकराता है? जब उसको दीवार नहीं दिखाई देती, इसलिए बेचारा ठोकर खाता है, वहां पे टकराता है। तो इसी तरह हम व्यवहार में व्यक्तियों के साथ कब टकराते हैं? जब हम उसके साथ या तो उसका व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते हैं, या उसके साथ डील कैसे करने का, उसके साथ व्यवहार कैसे करने का ये हमें पता नहीं होता है। इसने ऐसा किया, हाउ टू डील आई डोंट नो, तो टकराव हो जाता है। अगर ये सूझ आ जाती है, जिनके पास ये सूझ है वो ऐसा तैसा करके रास्ता निकाल के निकल जाते हैं। तो जैसे दीवार के साथ कब टकराते हैं कि हमें दीवार नजर नहीं आती है, इसीलिए व्यवहार में कब टकराते हैं जब हमें उसके साथ व्यवहार क्या करूं वो समझ में नहीं आता है, सूझ नहीं पड़ती है तब। इसलिए ये सूझ बढ़ाने वाली बात है, और सूझ बढ़ेगी तो व्यवहार अच्छी तरह से होगा, और अच्छी होगा तो फिर उसकी असर कम होगी, और फिर हम उसके साथ टेम्पररी है, सुपरफ्लुअस है, ये सब रहेगा। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती है, और सुपरफ्लुअस हम रहे, सामने का वो नहीं कर रहा है, सामने का भरा हुआ माल कर रहा है, तो अभिप्राय भी हम नहीं देंगे उसको, ये अच्छा है ये बुरा है। दादा बोले अभिप्राय होना ही नहीं चाहिए। अभी एकदम ओवरनाइट तो नहीं जाएगा, लेकिन एक रह सकता है कि जो है वैसे स्वीकार, संयोग है, वियोगी स्वभाव का है, टेम्पररी है, व्यवहार है, ये सब फिर फिट होगा वहां पे। अभिप्राय नहीं देने का है या ऐसा नक्की करते हैं तो व्यवहार समझ में आए, टेम्पररी रिलेटिव है, परमानेंट नहीं है, मोक्ष जाना है, आत्मा में रहना है, तो ये सब चीज सपोर्ट करेगी एक दूसरे को। अभिप्राय नहीं देना, स्यादवाद ऑटोमेटिक आ जाएगा।
और फिर अल्टीमेटली सो उसका ये सब लाने का सॉल्यूशन तो आखिर 5 आज्ञा में ही है कि सामने वाले ने ऐसा किया नहीं, वो करता नहीं, व्यवस्थित करता है। जितना जितना व्यवस्थित करता समझ में आएगा उतना वो करता दिखेगा, तो उसके व्यवहार की असर नहीं होगी। मैं क्या करूँ उसके साथ, तो संभव से निकाल करूँ। प्रकृति दिखती है तो शुद्धात्मा भी देखूं साथ में। सो ये सब याद रहे, इसके लिए सत्संग में बैठूं मैं, 5वीं आज्ञा। तो आंसर तो सब इसी में है, और व्यवहार को अव्यवहार समझूं तो मेरा निश्चय रहेगा, नहीं है ना। ये मुझे लगा थोड़ा व्यवहार को अच्छी तरह से समझने में थोड़ी ये ज्यादा की 4-5 बातें हैं जो हमें हेल्प कर सकती है। जी, जैसे बुद्धि है हाँ, तो खड़ा होता है अंदर, मोह ममता खड़ी होती है, तो बुद्धि उसको फर्ज के नाम पे टर्न करा देती है कि नहीं नहीं ये फर्ज है ना। तो ऐसे अंदर जो एग्जैक्ट कषाय को पकड़ के उसको उससे छूटना है ना, वहां बुद्धि थोड़ा गोल घुमा देती है। वो समझ में आता है। हाँ, वो बुद्धि है ना, वो प्रज्ञा का कपड़ा पहन के काम करती है। हाँ, लगता है कि नहीं वो तो फर्ज है, तो लेकिन फर्ज है तो फर्ज की तरह से करने का है। हॉस्पिटल में जाओ तो सिस्टर की फर्ज है इंजेक्शन देने का, दवाई देने का, ये करने का, वो करने का। अभी पेशेंट नहीं करता है तो क्या उसके साथ झगड़ा नहीं करेगी? क्यों नहीं करते हो? वो अपनी फर्ज पर के चली जाएगी। सुपरफ्लुअस। तो वैसे भी हमें भी ये हमारी जो फर्ज है, ये मेरी फर्ज जरूर है, लेकिन वितरागता के साथ फर्ज निभानी है। उसको भी दुख ना हो, मुझे भी दुख ना हो, इस तरह से फर्ज को निभानी है। ये समझ अगर रहेगी तो फिर हमें जो बुद्धि रॉन्ग या मिसगाइड करती है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि तभी हम व्यवहार में सुपरफ्लुअस रह सकेंगे, नहीं तो आई थिंक सुपरफ्लुअस रहना इज नॉट दैट इजी। अगर ये समझ नहीं है तो बिल्कुल अभी नर्स का आपने एग्जांपल दिया हॉस्पिटल का, तो कैसे सुपरफ्लुअस रह के सब काम करती है, क्योंकि उसको वहां ममता नहीं है पेशेंट से, वो एज अ जॉब उतना करती है। यहाँ जब कषाय की चिकाश है साथ में, वहां सुपरफ्लुअस नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है। अभी आपने जो बोला ना उस हिसाब से मेरा ये पकड़ में आया मुझे, तो आई हैव टू वॉच ऑन दैट। हाँ, यानी दोष के रूप में देखे तो ममता है, बनता पोतापणु जो भी है, और अंतस्करण के लेवल पे देखे तो विपरीत बुद्धि है। तो और ज्ञान की दृष्टि से देखे तो मैं उसको रिलेटिव या सुपरफ्लुअस नहीं देख पाता हूँ, मैं उसको रियल मान रहा हूँ। तीनों व्यू पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एरर कहाँ पे है, और तीनों जगह से हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा प्रगति हो सकती है। निश्चय में हम रह सकते हैं, आत्मा में रह सकते हैं, वितराग रह सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया पूरा रिलेटिव, तो इसको मैं 1-2 बार और सुनूंगी तो थोड़ा और पकड़ में आएगा। बहुत ही अच्छा था। जय सच्चिदानंद। कीर्ति बहन। जय सच्चिदानंद फुलेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। आप्त सूत्र नंबर 5 માં सूत्र नंबर છે 3473 અને 3474। तो अनम्यूट करो। I did. Thank you. Can you hear me now? Yes, go ahead. Yes. Okay. सूत्र नंबर 3473 અને 3474. Oh, I'm sorry, 3483 અને 3484. એટલે એમાં પહેલું વાંચ્યું છું, શરીર ઊંચું નીચું થાય, કોઈ દાડો તો હાલી પણ જાય, એ બધો દેહનો સહજ સ્વભાવ અને આત્મા પર પરિણામમાં નહીં, એ સહજ આત્મા એટલે સ્વપરિણામ। એટલે આ જે પ્રકૃતિને સહજ કરવાનું મેં પહેલા
ક્વેશ્ચન થયેલો પણ હજુ સમજવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કીર્તિબેન. એટલે જાણવું હતું કે સહજ બધું બની જ રહ્યું છે આ પ્રકૃતિ એ કેમનું જોવું. દેહનો સહજ સ્વભાવ છે એવું કે છે અને આત્મા પર પરિણામમાં નહીં એ પણ એનો આત્મા સહજ આત્મા. હા એટલે આજે આપણો अंतरात्मा वाला भाग છે ને એટલે એ पर परिणाम में नहीं, अरे सॉरी, ये जो हमारा अंतरात्मा वाला आत्मा है वो पर परिणाम में नहीं, यानी प्रकृति में अगर वो तन्मायाकार नहीं होता है, वो सब प्रकृति से सेपरेट रहता है, उसको देखता है, तो वो सहज आत्मा हो गया. सहज यानी स्वपरिणाम, स्वपरिणाम यानी आत्मा में रहना, मैं शुद्धात्मा हूँ इस भाव में रहना ना. हाँ ये शरीर में परिणाम चेंजेस आएंगे कि उसको कुछ गर्मी लगी या कुछ जलन हो गया तो हिलेगा. तो प्रकृति का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, प्रकृति यानी शरीर का स्वभाव है, देह का जो सहज स्वभाव है ना वो तो रहेगा. हमें उसमें तन्मयाकार नहीं होना है तो हम हमें हाँ तो आत्मा भी सहज हो जाएगा ऐसा कहना चाहते हैं. हाँ तो पण एमा आत्मामां ज रहेवो जे निश्चय छे पण तोय ज्यारे संजोग भेगो थाय त्यारे तो ए अंदर दुखी जाए, तमने दजाई जाए के तमने ए थई जाए. એટલે કે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ તો છે જ પણ એ વખતે હું સ્વપદમાં રહેવા એ કહે છે એમ કે એનો સ્વભાવ છે જ. સો એ છૂટું ને છૂટું રહેવાનું एक रिलेटेड क्वेश्चन है. ये वो सेपरेट रखने के लिए हमको वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा. नोई मारू वन ऑफ द पुरुषार्थ इज जो प्रकृति में परिणाम हो रहे हैं वो मेरे नहीं है, यानी नोई मारू नोई मारू नोई मारू 10-15 बार बोलोगे तो वो पर परिणाम में जो तन्मयकार हो रहे हैं वो भाग नहीं होगा. हाँ 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 आमा घणું લખ્યું છે. हाँ એટલે એ તમારે જાગૃતિ પૂર્વક એ બધું જાગૃતિ I mean ધ્યાનમાં રાખો, જાગૃતિમાં રહેવું છે એ નિશ્ચય પ્લસ તમે એ આવે ત્યારે નોય મારું એ સ્વભાવમાં આવવા માટે તમારે જાગૃતિ અવેરનેસ વધારે માટે એ પ્રમાણે ઉપયોગ હોવો ઘટે. કરેક્ટ? हाँ એટલે नोय मारू ए वन ऑफ द पुरुषार्थ से. देयर कुड बी अदर पुरुषार्थ जो संयोग है उसके हिसाब से दूसरा पुरुषार्थ भी हो सकता है. ये तो मैंने ये शरीर ऊंचा नीचा और पर परिणाम वाली बात आई ना इसलिए मैंने कहा ये. और प्रकृति दूसरा अगर मैं सूत्र पढ़ूं 84 પ્રકૃતિના ભાવમાં હોય જ છે, કંટ્રોલ કરવાની તમારે જરૂર નથી. તમે સહજ ભાવમાં આવ્યા તો પ્રકૃતિ સહજ ભાવમાં છે જ, અને પ્રકૃતિ તો अपना परिणाम आके देके जाने वाली है. हमें हाँ हमें आत्मा में रहना है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज होके चली जाएगी हमको. हाँ પ્રકૃતિ સહજ ભાવ એટલે જેમ છે તેમ બહાર પડી જવું તે 85 નંબર का सूत्र 3485. हाँ तो जेम से तेम यानी क्या है, जिस भाव से भरा हुआ है प्रकृति उसी भाव से वो डिस्चार्ज होगा. सो वो अपने आप निकल जाएगा और हमें उसको देखना है. हाँ पण आ देखવું છે પણ એટલે કે પ્રકૃતિ એનું થયા જ કરે છે. પ્રકૃતિનો સહજ ભાવ 85 માં એટલે જેમ છે એમ બહાર પડી જવું તે. એટલે આમાં પાછું કહે છે કે પડી જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કહે છે in 85. It will happen, effect will come into play. It will happen. પડી જવું તે. એ છે જેમ છે તેમ બહાર પડી જવું તે. એ અચ્છા એટલે એની મેળે થયા કરે એનો મીનિંગ એવો થયો. આપ જરા એ સમજાવો ને 85 નું. હા એની મેં સહજ ભાવ એટલે જેમ છે તેમ બહાર પડી જવું, જેવું ભરેલું છે એવું બહાર નીકળશે, જૈसा ભરા है वैसा बाहर निकलेगा.
बहुत क्रोध भरा हुआ है तो क्रोध बाहर निकलने वाला ही है, लोभ भरा है तो लोभ निकलने वाला ही है। जब निकलता है तब उसके अंदर में तन्माकार हो न हो वो मेरा पुरुषार्थ है। सो वन इज नो मारू, सेकंड पुरुषार्थ इज हम बोले अपने आप को कि भाई फाइल नंबर 1 से बातचीत करो कि भाई ऐसा हाँ बातचीत करो, गलत काम क्यों करता है, दादा की आज्ञा पालो, अभी मोक्ष जाने का है, अभी ये संसार में बैठने का नहीं है, तो ऐसा क्यों करते हो। ऐसा फाइल नंबर 1 से बातचीत कर सकते हैं, उससे भी अब फायदा हो सकता है। रिवर्स शक्ति मांग सकते हैं, ऐसा ना करने की शक्ति दे, जो भी दोष है उसका ऑपोजिट। तो इससे भी हम सेपरेट रह सकते हैं, नोई मारू बोल से भी सेपरेट रह सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग पुरुषार्थ से हम उसको सेपरेट रह सकते, तो क्या होगा, भरा हुआ माल निकलेगा और जाएगा, निकले और जाएगा, और हमें बाध्यता नहीं आएगी, हमें मुश्किल ही नहीं आएगी। हाँ ठीक है, बराबर। बराबर। कितनी बहन? हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद। ભોલેનાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ। અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે મન પરમાણુઓનું બનેલું છે, તે ગૂંચળું છે, તે પ્રત્યક્ષ છે, અપ્રત્યક્ષ શું છે તો કે કઈ જાતના પરમાણુઓથી બંધાયેલું છે, માન્યતાના પરમાણુઓથી તે બંધાયેલું છે। અસ્થાને રહેલું ચેતન છે, તે ચેતનની માન્યતાથી બંધાયેલું છે। એટલે સુધી સમજણ પડી સાહેબ। પણ પછી એક વાક્ય મૂક્યું છે દાદા ભગવાને કે મન એ ભ્રાંત પૂર્વાત્મા છે। એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સર। મન એ ભ્રાંત પૂર્વાત્મા છે। રેફરન્સ ઓ બુક નંબર 4 પાનું 6A, તારીખ 31/8/68, વડોદરા। नीचे पेज 3 of 42, माइंडिंग नंबर 3। ओके। માન્ય ભ્રાંત પૂર્વાત્મા એટલે શું? પૂર્વાત્મા એટલે પહેલા ચાર્જ કરેલું। हिंदी। हाँ, पूर्वात्मा यानी पिछले अवतार। हाँ, पिछले अवतार में जो मैंने चार्ज किया है, चार्ज किया, हाँ, ओपिनियन देके हाँ, और वाणी में व्यक्त करके जो मेरा चार्ज हुआ है, ये उसको पूर्वात्मा बोला। अहंकार उसमें तन्मय कर रहा है, इसलिए वो व्यवहार आत्मा को उस तरह से बात किया है पूर्वात्मा। भ्रांत यानी कि वो रिलेटिव है ना, वो लगता है कि ऐसा है, वो है नहीं, बात तो वास्तविकता नहीं है, भ्रांति है। तो ये शब्द प्रयोग क्या है कि सामने वाला जो निमित्त है ना उसके अधीन होती है। तो हाँ, तो थोड़ा ऐसा हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसको लेने का है। और उसका जो मर्म है, वो कहने का जो मेन उसका अर्क है, वो अर्क पकड़ लेने का। पूरा शब्द टू शब्द ऐसा जाने की जरूरत नहीं। ચેતનની માન્યતાથી બંધાયેલું છે મન, તે તો ભારાંત પૂર્વાત્મા છે। आत्मा है तो वो भ्रांत व्यवहार आत्मा खड़ा हो गया है ना। और उसकी मान्यता सुख की मान्यता है ना, ये सुख, इसमें सुख मिलेगा, ये सही से, ये गलत है, तो ये मान्यता है। और मान्यता से पिछले अवतार में जो हमने ओपिनियन लिए उस हिसाब से आज मन बना है ऐसा, इसलिए उसका मीनिंग इतना है थोड़ा बस। એટલે એ પણ આપને કોઈ ऐसा ही लगता है ना कि ये ચેતનની માન્યતાથી બંધાયેલા है, એવું આપણને એવું લાગે, પણ एक्चुअली अंदर चेतन નથી ને એમાં। हाँ, चेतन तो છે ને, ચેતનની માન્યતા એટલે મિશ્ર ચેતન છે ને, કોઝ કરતી વખતે મિશ્ર ચેતનનો ભાગ છે ને, મિશ્ર ચેતનનો ભાગ છે ને। हाँ, 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 મિશ્ર ચેતન તો છે ને। हाँ, 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 મિશ્ર ચેતન। હવે એને તો આપણે ભ્રાંત પૂર્વાત્મા છે, બરોબર સાહેબ? આપને બોલ્યા ને દાદા ભગવાન की, तो
તો હવે એને આપણે जितना જોયા કરીએ इतना जो કરીએ तो ये भ्रांत पूर्वात्मा में जे बनेला है तो थोड़ा कम असर वाला बने એવું हाँ થાય। हाँ, जितना हम देखोगे उतना असर कम हो जाएगा। हाँ हाँ जितना हाँ बरोबर बराबर। हाँ समझ पड़ी साहब। ठीक है चिंता में। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, जय सच जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई कश्यप भाई हाँ no he's not there। I should be there. Kashyap ji, Dr. Kashyap ji, Kashyap ji, नहीं I think he might okay. ओके तो अभी 2-3 मिनट है पुनीरान जी। तो अभी पुरुषार्थ चल रहा है पहली 3 आज्ञा पे, तो उसमें आप कुछ बताना चाहे? Especially focus on number 3 is now focusing on number 3 for Mahatmas। और आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो बताना। बस मेरा तो अगर एक्सपीरियंस कहूँ ना कि जैसे जैसे मुझे व्यवस्थित करता है जागृति में रहेगा चालू व्यवहार में, तो सामने वाला अकर्ता दिखाई देगा। आज जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इसने ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए, राइट है रॉन्ग है, तो वहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ कि वो नहीं कर रहा है, व्यवस्थित शक्ति कर रहा है, तो मुझे वो अकर्ता दिखाई देता है। और जब मुझे वो अकर्ता दिखाई देता है तो फिर उसके प्रति जो मेरा अणगमा है वो पूरा टूट जाता है। वो नहीं करे व्यवस्थित करे, वो नहीं करे व्यवस्थित करे, तो मैं उसको अकर्ता देखता हूँ तो मुझे उसको निर्दोष देखने में हेल्प होता है। और निर्दोष देखने में हेल्प होता है ना, तो फिर उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहती है। और जब नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहती है तो मुझे फिर ये 9.5 कलम को रूपक में लाने में हेल्प होता है। क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो फिर मैं उसके अहम नहीं डुबाऊंगा, नेगेटिव फीलिंग नहीं है तो मुझे बहुत तिरस्कार नहीं आएगा, तो वो अपने आप 9 कलम सहज हो जाती है, व्यवस्थित शक्ति करता है देखने में। और दादा ने तो वहाँ तक कहा है कि व्यवस्थित अगर पूरा समझ में आए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और उस हिसाब से हमको लाभ भी होता है, और उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें पूर्णाहुति तक लेके जाने का है। अभी तो मुझे इतना। वेरी गुड वेरी गुड। दीपक भाई आपको कुछ करने में बोलने का है? ऐसा है ना कि मेरे देखने में ऐसा आया है कि जो मैं कुछ बातें करता हूँ ना वो करेक्ट होती है, और जो दूसरे तरफ से दूसरों की ओर से कुछ भी आता है तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए वो व्यवस्थित एक्सेप्ट करने नहीं देता। तो धीमे धीमे किसी की भी बात आती है तो मैं ऐसे देखता हूँ कि ये व्यवस्थित का ऑर्डर है। देखो आप पहले से ना बोलेंगे तो वो सही नहीं है, तो आगे जाने दो उनको, तो व्यवस्थित अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा। लेकिन हम अपने मान्यता के चक्कर में, पकड़ में, आग्रह में बंधा जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और जो सामने से आता है ना उसे हमारी यह पकड़ और आग्रह के कारण हम रोक देते हैं, जिसके कारण झगड़ा होता है। और हमारे अंदर के लोगों में ही होता है, नजदीक के लोगों में ही होता है, खास करके घर पर। तो ये जब होता है तो फिर बोले, इसको कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई बार हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है, लेकिन नहीं बोलते हैं और जो उसका परिणाम आता है तो बाद में उनको ही समझ में आ जाता है कि मेरा सही था कि गलत था। आप सामान्य भाव से बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है, फिर भी आपको जो करना है वो करिए, ऐसा आप समझे? हाँ वेरी गुड। ये जीवन व्यवहार में और घर के घरेलू एक दूसरे के रोज बरोज के व्यवहार में ये बहुत
सामान्य परिस्थितियां आती है इससे, और यहीं पर झगड़ा हो जाता है। और यहीं पर भी इस तरह से ये समझ रखने से कि आखिर में व्यवस्थित है, आपको जो लगता है वो बड़े आग्रह बगैर कहेंगे विनम्रता से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम करेंगे, आप समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर अभी झगड़ा लास्ट, मिट जाता है। हाँ क्या बेकार में जो खींचातानी होती है ना, और सूर ऊंचा हो जाता है, क्या वो ठीक नहीं है फिर। आप ओके, बोलिए। लास्ट क्वेश्चन આવે ક્વિકલી લઈ લે કે પુલિદાનજી સીધાબેન। મારો ક્વેશ્ચન નથી સાહેબજી, ખાલી આજે આપણે રિલેટિવ ની વાત કરી તેનું બે લીટી દાદા ભગવાને કહ્યું છે ને એમ બોલું જરા બુકમાંથી। રેફરન્સ આપજો પહેલા। હા, રેફરન્સ, હા, બુક નંબર 4, પાનું નંબર 63, 63, 28/10/68, 68, વડોદરા। नीचे पेज 28 of 42। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, दादा भगवान અહીંયા કહે છે કે તમને મોક્ષે જવા માટે બે પાંખ વાળા વ્યવહાર નિશ્ચય એરોપ્લેનમાં બેસાડ્યા છે। તે પ્લેનની બંને પાંખો પદ્ધતસર ચાલશે તો તમો સરળતાથી સહેલાઈથી સહેજ પણ આંચકો ખાધા વગર, આંચકો અનુભવ્યા વગર સુખ, શાંતિ અને આનંદ પામતા પામતા પહોંચી જશો। સેકન્ડ ટાઈમ બોલો। हाँ बराबर से परफेक्ट है। हाँ, रियल बेव अपने साथ, रिलेटिव और रियल दोनों को साथ में रखे ही चलने का है, तो ही व्यवहार सुख शांति से जाओगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। आपने कुछ नीचे कहाँ पर है? છેક નીચે જ તમને મોક્ષે જવા માટે બે પાંખ વાળા एक मिनट। ओके, गो अहेड। उसमें गीता में आपको कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे स्टेटमेंट है आपका? ના ના, આપણને આ રિલેટિવ ની આજે વાત કરી ને પુલિનાનંદજી સાહેબે પહેલા ક્વેશ્ચનમાં, તો એના ઉપર આ દાદા ભગવાને સરસ વાત મૂકી હતી અહીંયા। अच्छा, ओके। કે મોક્ષે જવા માટે બે પાંખ વાળું વિમાન, વ્યવહાર અને નિશ્ચય વાળું। पुलिस आपको कुछ आगे कुछ कहने का है इसमें? नहीं बस इट इज फाइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। उन्होंने खाली एक इंफॉर्मेशन ऐड किया, खाली उन्होंने पढ़ा हुआ है, शी जस्ट सप्लीमेंटेड है। सो आई बस इट्स इनफ। बराबर। ओके ओके, वेरी गुड। तो अपना भी टाइम हो गया है, तो पुलिस जी प्लीज श्रीमंत गीता बहन प्लीज बोलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, अवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं भवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।